प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का एक बार फिर प्रयाग एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आज से हम हिंदी वर्णमाला का प्रारंभ करते हैं और हिंदी वर्णमाला आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है, ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। शुरुआत में जब व्यक्ति जिस चीज को क्या करता बोलता था, उसे मनीषियों ने समझा कि इसे यदि हम चिन्ह के द्वारा प्रकट कर दें तो यह स्थायी रूप से हो सकता है, लिखा जा सकता है। तो वही उन्होंने कोशिश की और उन ध्वनि चिन्हों को उन्होंने प्रकट करना शुरू किया और इसी से वर्णों का निर्माण हुआ। हिंदी, जहाँ तक हिंदी में वर्ण की बात करते हैं तो हिंदी में वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इन्हीं को ही जब हम लगातार और संपूर्ण रूप से एकत्र रूप से लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 46 है। मूल वर्ण 46 हैं और कुल वर्णों की संख्या 52 है। माफ कीजिएगा, कुछ थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण खांसी आ रही है। तो स्वर और व्यंजन, मूल वर्ण 46, कुल वर्ण 52। स्वरों को अच भी कहा जाता है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन को हल कहा जाता है और इनकी कुल संख्या मूल रूप से 35 है। तो 35 और 11 कितना हो गया? 46। चलिए हम पढ़ते हैं अब स्वर हैं क्या। जिन ध्वनियों का यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिनके उच्चारण में जो वायु होती है मुंह के किसी भी भाग को बिना छुए हुए सीधा निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वर का मतलब हुआ स्वतंत्र उच्चारण, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, उन्हें स्वर कहा जाता है। ये इनकी उच्चारण अबाध गति से होती रहती है, कहीं कोई रोक टोक इसमें नहीं होता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हमें स्वर की सहायता से करना पड़ता है। स्वरों की संख्या कुल 11 है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ कुल 11 हैं। इनमें चिन्हों की कुल संख्या 10 है, क्योंकि जो आ है इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ये चिन्ह विहीन होता है। इसका ये चिन्ह होता है, इसका ये चिन्ह होता है, इसका इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, इसका इस प्रकार से लगाते हैं। ए का ऐसे, ओ का ओसे, और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कुल चिन्हों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण कुल 11 हैं लेकिन इनके चिन्हों की संख्या कुल 10 है, क्योंकि छोटा आ की कोई चिन्ह नहीं होता है। अब स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वर मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक है मूल स्वर, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इन्हें वे स्वर जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे उच्चारित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और यही सबसे मूल रूप में पाए जाते हैं। और ये हैं आ, ई, उ और री। ये कुल कितने हैं? 4 इनकी संख्या है जो मूल स्वर है।
इसके बाद संधि स्वर। संधि का स्वर का मतलब होता है जो दो स्वरों से यानी कि स्वर और प्लस स्वर के मिलने से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, जिन्हें इसलिए द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर यानी कि एक ही प्रकार की दो मात्राओं से बनने वाले स्वर आ, ई और ऊ हो गए। तो ये आ, ई और ऊ जो है द्विमात्रिक स्वर अथवा दीर्घ स्वर हैं। और ये द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जितना ह्रस्व स्वर में समय लगता है, उससे 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में कम समय लगता है, लेकिन द्विमात्रिक स्वर में यानी दीर्घ स्वर में उसका 2 गुना समय लगता है उच्चारण करने में। इसी तरह से इसके बाद जो इसी संधि स्वर का दूसरा प्रकार है वो संयुक्त स्वर है। जब विजातीय स्वरों का संयोग होता है यानी अलग अलग स्वर मिलते हैं, तो संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। ये सजातीय हैं और ये क्या चीज है, विजातीय। दोनों स्वर यानी सजातीय स्वर सजातीय स्वर से निर्मित होते हैं और ये विजातीय स्वरों से निर्मित होते हैं। जैसे आ और ई से निर्मित होता है ए, आ और उ से निर्मित होता है ओ। तो ये ए, ऐ, ओ और औ, ये भी कितने हो गए, 4 स्वर ऐसे हो गए जो संयुक्त स्वर हैं। और ये 3 स्वर ऐसे हैं जो दीर्घ स्वर हैं। कुल 11 स्वर हो गए। फिर है प्लुस स्वर। एक प्रकार के स्वर ये भी होते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो इन्हें प्लुस स्वर कहा जाता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, ओम जी, ओम। तो ओम पढ़ते हैं ना, ये ओम सिर्फ क्या हो गया, ये ओम हो गया और ये ओम हो गया, तो 3 गुना समय लगता है। तो ये क्या होता है, आ का बोध कराता है। ठीक है, हालांकि ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है। कई बार पूछ लेता है प्लुस स्वर क्या है, या इनमें प्लुस स्वर जो है ना किस में प्रयोग किया गया है। तो ओम में ही क्या होता है, प्लुस स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता अयोगवा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अन और आहा को अयोगवाह नाम दिया है। कारण क्या है कि क्योंकि ये बिना किसी के योग के, बिना किसी के जोड़ के अर्थ का वहन करते हैं, यानी ये स्वतंत्र रूप से अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। ये ना तो स्वर हैं और ना ही क्या है, व्यंजन है। और इन्हें स्वरों के बाद कहाँ पर लिखा गया है, स्वर के बाद, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले इन्हें क्या किया गया है, रखा गया है। वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले इनको रखा गया है कि ये दो अन और आ, यह अनुनासिक है और ये क्या चीज है, आपका विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन ये विसर्ग नहीं है, ये आ अयोगवा है। फिर एक स्वर है वो आगत स्वर है। आगत का मतलब जो बाहर से लिया गया स्वर है, ये फारसी से लिया गया है, ये आ। यानी जब आप जो ओ है अंग्रेजी का, इसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं, तो उस कंडीशन में हम आ जो है ऐसे लिखते हैं। जैसे डॉक्टर है तो DOCTOR, डॉक्टर। इसी तरह से जैसे ऑफिस हो गया तो OFFICE, इसे हम क्या लिखते हैं, ऑफिस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये आगत स्वर क्या होते हैं। अब हम उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्णन करेंगे या वर्गीकरण करेंगे। इसके आधार पर ये 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उच्चारण का मतलब ये हुआ कि उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा भाग उठता है, इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
तो जब जिह्वा का अग्रभाग यानी आगे का भाग उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। इसमें ई, ए और री आता है। इसके बाद मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब ये हुआ कि जीभ का कोई भाग नहीं उठता है, यानी जीभ जिस अवस्था में है उस अवस्था में बनी रहती है। इसमें सिर्फ एक स्वर आता है आ। इसके बाद पश्च स्वर आते हैं। पश्च स्वर का मतलब ये हुआ कि जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च यानी पिछला भाग, पश्च का मतलब होता है पिछला भाग, उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। ये जिह्वा के उठने के आधार पर, यानी उच्चारण के स्थान के आधार पर तीन हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसी प्रकार जब बोलते हैं तो उसमें मुख अर्थात ओंठ का आकार कैसा बनता है, इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है, वृत्त का मतलब वृत्त का आकार, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होंठ है उसका आकार यानी मुख का आकार वृत्त के समान बन जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, वृत्तमुखी बोला जाता है। इसमें ऊ, ओ और औ आता है। इसमें लिख दिया है मैंने, ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं। इसके बाद आवृत्तमुखी, जिनके उच्चारण में मुख जो है वो यानी ओठ वो वृत्त के आकार का नहीं बनता। आ, ई, ए और री, ये आवृत्तमुखी है। वृत्तमुखी ओ और औ है वाले ये आते हैं। तो इसी प्रकार है मुख के खुलने के आकार, ये मुख के बनने के आकार पर था, यानी निर्माण के आधार पर था। और ये मुख के खुलने नहीं, स्वरों के उच्चारण में कितना मुख खुलता है उसके आधार पर ही चार प्रकार के होते हैं। संवृंत। संवृंत का मतलब जिससे में उच्चारित करने पर मुख क्या होता है, कम खुलता है। ई है, ऊ है और ओ है, इसमें मुख कम खुलता है तो इन्हें हम, और री है, इन्हें हम बोलते हैं संवृंत। इसके बाद आता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का मतलब हुआ कि समृद्ध में जितना खुलता है उससे थोड़ा सा अधिक खुलता है, बहुत ज़्यादा नहीं खुलता लेकिन थोड़ा सा अधिक खुलता है। ए और ओ इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों ए और ओ। इसके बाद आता है विवृत। विवृत का मतलब होता है जिसके उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता हो। विवृत का मतलब बिल्कुल बिगड़ जाना, बहुत अधिक खुलना। विस्तृत आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो विस्तृत का मतलब बहुत अधिक होता है। तो इसमें सिर्फ एक आता है आ, बोल कर देखिए, आ जो है वो बहुत अधिक खुलता है। इस बाद अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब हुआ कि इससे थोड़ा सा कम खुलता है। मुख जो है विवृत से क्या होता है, थोड़ा सा कम खुलता है। आ, ए, औ और आ इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इन दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर होता है। ये आ होता है, ये आ होता है। इस प्रकार मुख के खुलने के आधार पर चार प्रकार के हो गए। समृद्ध, कम मुख खुलता है, ई, ऊ, री और ओ आता है। अर्ध समृद्ध, थोड़ा सा और ज़्यादा खुलता है, ए और ओ आता है। विवृत, बहुत अधिक खुलता है, आता है। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत ये जो है यानी कि विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है, इसके अंतर्गत ही आते हैं। ओके, अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्वर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लेंगे, और चाहे तो खुद यदि एक बार नोट बना लें अपने से, तो आप लोगों को स्वर कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसमें से पूछ लिया जाता है कि जैसे बताइए वृत्तमुखी कौन सा है, आवृत्तमुखी कौन सा है, और समृद्ध और विवृत कौन सा है, तो इनमें से दोनों से मिला करके इकट्ठा यदि पूछ लेता है तो भी उसमें बताना। अमूमन वही चीज होता है, जैसे पूछ ले कि अग्रस्वर और समृद्ध कौन सा है, तो अग्रस्वर आपका ई और ई, ये दोनों ई और ई अग्रस्वर है, और समृद्ध कितना है, ई और ई है, तो इन दोनों में से कोई एक ही आ जाएगी तो अग्रस्वर समृद्ध है। ठीक है, इसके बाद यदि पूछ लेता है विवृत स्वर और
पश्च स्वर कौन है, तो आ जो है वो विवृत स्वर और क्या है, पश्च स्वर है। इसी तरह से आवृत्तमुखी और विवृत स्वर पूछ ले तो बड़ा आ जो है वो आपका क्या चीज है, आवृत्तमुखी और विवृत है। इस प्रकार से आप इन्हें एक दूसरे से मिला करके तब देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।